नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। बड़ी खबरों का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप। यहां बात करेंगे हम चार बड़ी खबर की, करेंगे बड़ी खबरों का विश्लेषण विस्तार से। जिन चार खबरों की आज हम बात करने वाले हैं वो है भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह। भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार गुजरात के सीएम के तौर पर आज शपथ ग्रहण की है। एक भव्य समारोह रखा गया था जिसमें तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके सीएम मौजूद रहे, साथ ही प्रधानमंत्री मौजूद रहे, केंद्रीय गृह मंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। दूसरी बड़ी खबर, पीएम पर आए विवादित बयान को लेकर करेंगे बात। किस तरह से पीएम की हत्या की कही गई बात और उसके बाद बयान पर सफाई देते भी नजर आ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, नीतीश की भविष्यवाणी। मिशन 2024 को लेकर नीतीश ने दिया है बड़ा बयान, कहा कोई तीसरा फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट होगा। चौथी बड़ी खबर, बात होगी रूस की, बात होगी दोस्ती की, रिश्तों की और बात होगी भारत की। सबसे पहली खबर की बात करेंगे। भूपेंद्र की दूसरी शपथ ग्रहण समारोह की हम बात कर रहे हैं। भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। उन्होंने राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में शपथ ली है। उनके साथ ही उनकी सरकार के कई मंत्रियों ने भी कैबिनेट पद की शपथ ली है। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद जिले के घाटलोडिया सीट से विधायक हैं। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में उनके ही नेतृत्व में 100 और इस बार के चुनाव में 156 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की है गुजरात में बीजेपी ने। उन्होंने 117 से और 122 तक गुजरात में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने 2017 और 2022 में गुजरात में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे और जीत दर्ज की थी। वो मध्य गुजरात से आते हैं और अब तक वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल पाटीदार समुदाय के कड़वा पटेल समाज से है। वो 2017 में ही पहली बार विधायक बने थे। ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વર અમે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. तो भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने आज शपथ ग्रहण की है। किन किन और मंत्रियों ने आज उनके साथ शपथ ग्रहण की है एक बार आपको बता देते हैं। आज कुल 16 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की और उनके साथ भूपेंद्र पटेल जो कि सीएम बने उन्होंने भी शपथ ग्रहण की है। 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं स्वतंत्र प्रभार, हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा। तो भूपेंद्र पटेल की जो नई टीम बनी है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं स्वतंत्र प्रभार, हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा राज्य मंत्री बनाए गए हैं स्वतंत्र प्रभार।
तो आज जिन 16 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है वो तमाम नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 8 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। कन्हूभाई देसाई ने आज शपथ ग्रहण की है, उनके साथ ही ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 8 नाम हैं, 8 विधायक जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कुंवर जी बावलिया भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही मुलू भाई बेरा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। भानुबेन बाबरियाट, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कुबेर डिंडोर, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है, ये भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। हर्ष सांघवी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। साथ ही जगदीश विश्वकर्मा को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। 6 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से पहला नाम है मुकेश पटेल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चू भाई खाबड़, प्रफुल्ल पानसेरिया, भीखू सिंह परमार को भी राज्य मंत्री बनाया गया है और कुंवर जी हलपति को राज्य मंत्री बनाया गया है। बढ़ो। तो चलिए अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। राजा पटेरिया ने पीएम के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था। वीडियो वायरल होने के बाद से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आदेश पर राजा पटेरिया के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। पन्ना के पवई थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये फांसीवादी मानसिकता वाला बयान है। मिश्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब महात्मा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, ये इटली की कांग्रेस बन गई है और सिर्फ इसी मुद्दे की क्यों बात की जाए। उन्होंने कहा कि 1 महीना पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बताया, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बताया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राजा पटेरिया के बयान पर पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। भारत मोदी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की गई है और इसके बाद से मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर अब बीजेपी मुखर हो गई है। इस मामले पर मामला भी दर्ज किया जा रहा है, एफआईआर भी की गई है। नरोत्तम मिश्रा के आदेश पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही ये भी कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित टिप्पणी की गई हो।
एक तरफ जिक्र हुआ खड़गे साहब के बयान का। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे साहब ने रावण शब्द का इस्तेमाल किया था, 100 सिर वाले रावण कहा गया था। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कह चुकी हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कांग्रेस के लिए अब जैसे सामान्य हो गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी नेता हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। चक्रवर्ती साहब, बार बार इस तरह के बयान सामने आते हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने सीख हासिल नहीं की है, क्योंकि खड़गे साहब का जो बयान था उससे वो बैकफायर कर गया था और अब मध्य प्रदेश में इस तरीके का बयान आ रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत निंदनीय बयान है और बहुत ही जो राजनीति की एक शुचिता, एक पराकाष्ठा होती है, एक विचार अलग अलग हो, मत अलग अलग हो, लेकिन मनभेद ना हो। राजा पटेरिया जी ने जो बयान दिया है हाँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गंदा है और ये गंदी मानसिकता को दिखाता है, एक हताशा को दिखाता है, निराशा को दिखाता है। इस प्रकार से बयान देना प्रधानमंत्री जैसे संसदीय कुल के गौरव को, जो प्रधानमंत्री होता है सबका होता है। एक हाँ। चुनाव तक सब हम एक दूसरे के विरोधी होते हैं, चुनाव के बाद सब साथ रहते हैं और हमारा ही प्रधानमंत्री होता है, हमारा ही मुख्यमंत्री होता है। उसे इस प्रकार से अपशब्द कहना, असंसदीय शब्द कहना और एक प्रकार का भड़काऊ भाषण देना बहुत बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। राजीव साहब, ऐसा नहीं लगता कि लगातार इस तरह के बयान कई दलों से आते रहते हैं, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सिर्फ एक नेता ही नहीं, ऐसा लगता है हमारे देश के नेताओं ने एक रिवायत बना ली है कि कौन कितना भद्दा बयान दे सकता है, कौन कितनी अमर्यादित टिप्पणी कर सकता है, फिर चाहे वो बात सिर्फ प्रधानमंत्री की हो या फिर एक दूसरे के प्रति हो। जी, निश्चित रूप से एक शालीनता रहनी चाहिए, क्योंकि जो नेतृत्व करता है उसे सब कोई देखते हैं और वो नेतृत्व करता और जो जनमानस का नेता होता है वो इस प्रकार यदि निंदनीय चाहे किसी भी दल का हो, ये परंपरा होनी चाहिए जो हमारी पुरानी परंपरा थी कि जो हम शोभनीय बात करें, संसदीय बात करें और एक दूसरे को सहयोग करें और आप देश को आगे बढ़ाएं। राजनीति का मकसद तो होता है समाज सेवा और देश के लिए काम करना, लेकिन इस प्रकार से बयान देना चाहे कोई भी दल के लोग थे वो बहुत गलत होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरप्रेट गलत हो जाता है, आदमी कुछ कहता है तो उसे दूसरे ढंग से पेश किया जाता है, वो फिर मीडिया ट्रायल की ओर चल पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, लेकिन किसी भी दल, कोई भी दल के लोग हो, अगर वो भद्दी टिप्पणी करते हैं और संसदीय भाषा बोलते हैं, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। कोई भी दल के लोग हैं उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी नेता हैं। उनका कहना है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए और राजा पटारिया जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बेहद ही निंदनीय है। और चलिए अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव पर बड़े दावे किए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 में कोई तीसरा मोर्चा नहीं, मुख्य मोर्चा होगा। नीतीश ने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक सम्मेलन में कहा कि भाजपा का विरोध करने वाली पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत सकती हैं। नीतीश ने अन्य विपक्षी दलों को भी साथ आने की अपील की। पिछले कुछ महीनों से नीतीश विपक्षी दलों के नेताओं से मिलते रहे हैं। नीतीश ने पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के लिए भी भाजपा पर ठीकरा फोड़ा था। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कहने रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहाँ है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे?
हम क्या करेंगे, हमको क्या है? लेकिन हम तो अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे हैं और सब तरह से बात करते रहेंगे, सब लोगों को ध्यान देना है। और चलिए अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के साथ परिषद में अहम भूमिका निभाई है। रूस समय समय पर यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता की मांग उठाता रहा है। सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत का मौजूदा 2 साल का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। तो आपको बता दें कि यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग एक बार फिर उठी है और इस बार भी रूस ने भारत का हाथ थामा है और भारत के लिए स्थायी सदस्यता की मांग की है। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग उठी हो या फिर रूस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती का प्रमाण दिया हो। एक बार फिर ये सबूत मिला है। इस बार रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के साथ परिषद में अहम भूमिका निभाई है। रूस समय समय पर यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता की मांग उठाता रहा है। सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत का मौजूदा 2 साल का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो गया है। सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत का जो मौजूदा कार्यकाल था वो 2 साल का था और दिसंबर में वो समाप्त हो गया है। लेकिन एक बार फिर भारत के लिए स्थायी सदस्यता की बात उठी है और रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भारत के लिए यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग की है। भारत की तरफ एक बार फिर भरोसा जताया है। वक्त हमारे साथ दीपक वोहरा जी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व राजदूत रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। आपका आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर पार्टिसिपेट करने का। आदेश दें। वोहरा साहब, लगातार भारत की स्थायी सदस्यता की मांग उठती आई है यूएनएससी में और एक बार फिर रूस ने दोस्ती का प्रमाण दिया है। इस बार फिर रूस ने भारत के लिए स्थायी सदस्यता प्रपोज की है यूएनएससी में। क्या लग रहा है, आखिर क्या रुकावट है भारत की स्थायी सदस्यता में? ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। सबसे पहली चीज आपने अभी जिक्र किया है संयुक्त राष्ट्र संघ का, राइट जी। अच्छा हुआ कि आपने बताया कि वो संस्था अभी भी जीवित है। 77 साल पुरानी है। मेरी 71 साल की उम्र है। आपके घर में 77 साल पुरानी कोई चीजें नहीं है जिनका आप अभी भी प्रयोग करते हैं। वो बिल्कुल बेकार की संस्था है। जब उसकी स्थापना हुई थी मैम, उस समय जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर था, जो लोग थे जो परमानेंट मेंबर्स बने, उनमें से चीन था, सोवियत संघ था, अमेरिका था, ब्रिटेन था। ये लोग थे जिन्होंने दूसरा विश्व युद्ध जीता था। फिर फ्रांस को बाद में लिया गया ब्रिटेन के कहने पर। लेकिन अब वो विश्व युद्ध खत्म हुए बहुत समय निकल चुका है। दुनिया बदल चुकी है। बहुत से देश अब आजाद हो चुके हैं। उस समय 30-40 थे, अब तो 193 सदस्य हैं। तो उसका जो चार्टर है मैम, वो कहता है
वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अरे वी द पीपल कहां से हो जब आप 135 करोड़ को छोड़ देते हो। रूस हमारा समर्थन करता रहा है, अमेरिका ने भी कहा होना चाहिए, ब्रिटेन ने भी कहा, फ्रांस ने भी कहा। इनके कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि सबका चाचा वहां बैठा हुआ है जो ये होने नहीं देगा। उसका नाम है चीन। वो उसको सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लॉक करेगा। मेरा जो समझना है मैम, इसमें अब जो बातचीत चल रही है, जो विचार आ रहे हैं, एक नई संस्था बनी है G20 जिसके हम अध्यक्ष हैं। हो सकता है कि वो यूएन की जगह ले ले। लोगों को ज्यादा भरोसा उसमें हो क्योंकि यूएन के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। जनरल असेंबली में जरूर वोटिंग होगी। एक ग्रुप 4 बना हुआ है, उसमें भारत है, जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है। जरूर वोट होगी, ये जीत जाएंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। जो यूएन का कानून है, जिस तरह से उसके नियम है, वहां पर उस पर चीन ब्लॉक लगा दे। वो तो छोटे मोटे आतंकियों पर भी ब्लॉक लगा देते हैं। पाकिस्तान तो दामाद है उनका, तो जो भी वहां के आतंकवादी, उनको पाकिस्तान पनाह देता है। यूएन कहता है कि इनको सबको पकड़ लिया जाए, इनको जेल में डाल दिया जाए, तो वो ब्लॉक लगा देता है। तो उस पर आप भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। एक ही भरोसा है कि वो कभी समर्थन नहीं करेगा। रुकावट यही है। या फिर अगर संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं, और ये मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ मैम, बहुत से हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे, मैं भी मेंबर हूँ एक ग्रुप का, ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल को अबॉलिश कर दो। खत्म कर दो उसको। क्योंकि G20 में जो निर्णय लिए जाते हैं कंसेंसस के आधार पर, आप सब इस बात से सहमत हैं, चलिए पास हो गया। ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो है, ये चौधरी कौन है फैसला करने वाले कि मेरा भविष्य क्या। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है, इसको खत्म ही कर दो। सारे देश मिलके फैसला करेंगे और जहां पे बहुमत हुआ वो जीत जाएगा। अब ऐसा भी एक हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता मैम कि मेरी जिंदगी में 71 साल की मेरी उम्र है, ये सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स कुछ होंगे, यूएन के रिफॉर्म्स होंगे। हमारे पीएम साहब ने कई बार कहा है कि ये थक चुकी है संस्था, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन अभी भी चलता जा रहा है क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी नहीं है। अब लगता है कि G20 शायद उसकी जगह ले सके, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आपका धन्यवाद। तो दीपक वोरा जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व राजनयिक है, उनका कहना है कि रूस लगातार इसकी मांग करता रहा है कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन चीन हर बार इस चीज में अड़ंगा डालता है। तो रूस ने एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मदद की पेशकश की है। रूस लगातार ये मांग करता रहा है कि यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिले, और एक बार फिर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ये मांग उठाई है, नाम प्रपोज किया है भारत का स्थायी सदस्यता के लिए यूएनएससी में। दरअसल 2 साल की अस्थायी सदस्यता जो है भारत की, वो इस साल दिसंबर में ख़त्म हो गई है, जिसके बाद रूस ने एक बार फिर स्थायी सदस्यता के लिए भारत की तारीफ की है और अस्थायी सदस्यता के लिए मांग की है। रूस ने भारत की काफ़ी तारीफ की है इस दौरान, और लगातार रूस भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दिलवाने की मांग उठाता रहा है। हालांकि अमेरिका भी भारत की तारीफ करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत को अब तक यूएनएससी में स्थायी सदस्य के तौर पर जगह नहीं मिल पाई है, और यही वजह है कि एक बार फिर रूस भारत के साथ आकर खड़ा होता नजर आ रहा है। तो 4 बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।